गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है अपन का जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन, ये टॉपिक चल रहा है। तो जीवांश पदार्थ क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जीवांश पदार्थ अपन कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ और जीवांश पदार्थ एक ही बात होती है। अब इस जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका विच्छेदन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स के द्वारा विच्छेदन कर वो अपघटन करके उसे सरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे ही अपन क्या कहते हैं, विच्छेदन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, मृदा में पाए जाने वाले मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, आदि द्वारा जो जीवांश पदार्थ है, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल रूप में परिवर्तित कर देना ही विच्छेदन कहलाता है। विच्छेदन किसे कहते हैं? देखो, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे कौन कौन से, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीट्स है, आदि द्वारा जीवांश पदार्थों का, जीवांश कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल रूप में परिवर्तित कर देना ही विच्छेदन कहलाता है। जीवांश या कार्बनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के अवशेष होते हैं, उनका क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विच्छेदन किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, विच्छेदन। अब पढ़ेंगे जीवांश पदार्थ के विच्छेदन की गति। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन की गति। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन की गति कि इसकी गति किस प्रकार से अधिक होती है, किस प्रकार से कम होती है। तो सर्वप्रथम जीवांश पदार्थ का जब विच्छेदन होता है तो उनकी क्रिया, जीवों की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है विच्छेदन करने की। फिर उसके बाद में ये विच्छेदन की दर धीमे धीमे कम होती चली जाती है। जैसे शर्करा स्टार्च,
शर्करा स्टार्च, सरल प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन, हेमीसेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के बाद में आता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के बाद में सेल्यूलोज, फिर आता है लिग्निन, लिग्निन। अब देखिए इनके विच्छेदन की गति, पहले तो शीघ्र विच्छेदित होते हैं, यहाँ से देखेंगे शीघ्र विच्छेदित, शीघ्र विच्छेदित, शीघ्र विच्छेदन होता है। फिर नीचे चलते हैं तो बहुत धीरे विच्छेदित होते हैं, यहाँ पर बहुत धीरे विच्छेदित, बहुत धीरे विच्छेदित। देखिए जो शर्करा स्टार्च और सरल प्रोटीन है, इनको सूक्ष्मजीव बहुत तेज़ी से विच्छेदित कर देते हैं। इसके बाद में, इनके बाद में आती क्रूड प्रोटीन, इसको उसके बाद में थोड़ा कम रूप से विच्छेदित करते हैं, फिर इसके बाद में कम होता चला जाता है। विच्छेदन की क्रिया है वो ऊपर से नीचे की तरफ कम होती चली जाती है। और सबसे नीचे जो लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन का विच्छेदन बहुत धीरे होता है। केवल लिग्निन का विच्छेदन एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा ही किया जाता है। बैक्टीरिया और फंजाई इसका विच्छेदन नहीं कर पाते हैं। इसको नोट में डाल के लिखेंगे, लिग्निन का विच्छेदन, लिग्निन का विच्छेदन, लिग्निन का विच्छेदन केवल एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा किया जाता है। जो लिग्निन होती है इसका विच्छेदन केवल किसके द्वारा किया जाता है? एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा। अब पढ़ेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। अब इनका जो विच्छेदन है वो किस प्रकार से होता है। कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ये जो मैंने लिखाई हैं, शर्करा है, स्टार्च है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। तो इसमें सबसे फर्स्ट लिखेंगे सरल शर्करा। सरल शर्करा ये क्या एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें लिखेंगे सरल शर्कराएं, सरल शर्कराएं शीघ्र, सरल शर्कराएं शीघ्र विच्छेदित हो जाती हैं। सरल शर्कराएं शीघ्र विच्छेदित हो जाती हैं और इनका कुछ
कुछ भाग CO2 तथा H2O, कुछ भाग CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है। CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है और कुछ भाग अपूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल तथा एल्कोहल पैदा करते हैं पैदा करते हैं जैसे C6H12O6, ये अपन का ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6O2, 6 अणु किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। अब 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। अब देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले सरल शर्करा है। शर्करा का सूत्र होता है अपन की का जो सुक्रोज होती है, शर्करा जैसे अपन की ग्लूकोज है, सुक्रोज का सूत्र होता है, देखो सुक्रोज का होता है C12H22O11 और इसका जब जल विघटन करते हैं, यहाँ पे बताऊँ आपके लिए, देखो सुक्रोज ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सुक्रोज है, इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसका जब जल विघटन किया जाता है तो अपन को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होते हैं। C6H12O6 ये तो हुआ अपन का ग्लूकोज और ये हुआ फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11 और इसका जब जल अपघटन किया जाता है तो एक अणु ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का प्राप्त होता है। अब देखते हैं यहाँ पर शर्करा का सूत्र क्या होता है, मैंने जो सुक्रोज है उसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। सरल शर्करा, जो शर्करा है हमारे पास में, शीघ्र विच्छेदित हो जाती है। कैसी हो जाती है? विच्छेदित हो जाती है। और इनका यहाँ पर विच्छेदन की प्रक्रिया हुई, विच्छेदन के बाद में इनका कुछ भाग तो CO2 में तथा कुछ भाग H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है और कुछ भाग अपूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल जिससे एल्कोहल बनाते हैं। ये हुई अपन की सरल शर्करा। इसके बाद में स्टार्च, इसमें लिखेंगे विभिन्न प्रकार
विभिन्न प्रकार के अवायुजीवी बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के अवायुजीवी बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, एसीटोन, H2 तथा CO2, एसीटोन H2 तथा CO2 में बदल देते हैं। देखो जो अपन का स्टार्च है, स्टार्च को विभिन्न प्रकार के अवायुजीवी बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, एसीटोन H2 तथा CO2 में बदल देते हैं। अब देखेंगे जैसे एंजाइम है, ये भी स्टार्च को परिवर्तित कर देता है। जैसे स्टार्च है, इसको डायस्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? डायस्टेज एंजाइम माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। माल्टोस में डायस्टेज ये एंजाइम है, ठीक है। डायस्टेज एंजाइम माल्टोस में परिवर्तित कर देता है किसको? स्टार्च को। और माल्टोस को माल्टेस एंजाइम ग्लूकोस में परिवर्तित कर देता है। देखो विभिन्न प्रकार के अवायुजीवी बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, एसीटोन H2 CO2 में बदल देते हैं। जैसे स्टार्च है, इसको डायस्टेज एंजाइम क्रिया करता है तो इसे किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोस में। और माल्टोस को माल्टेस एंजाइम ग्लूकोस में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में आता है हेमीसेलुलोज। तीसरा आता है हेमीसेलुलोज। अब हेमीसेलुलोज का किस प्रकार से विच्छेदन होगा? हेमीसेलुलोज। अब जो हेमीसेलुलोज है इसका भी विच्छेदन होता है। वो कैसे होता है? कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेलुलोज कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेलुलोज का अपघटन शीघ्रता से कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेलुलोज का अपघटन शीघ्रता से होकर बाद में धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे अपघटन
क्रिया मंद हो जाती है। धीरे धीरे अपघटन क्रिया मंद हो जाती है। देखो हेमीसेलुलोज है, इसमें कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेलुलोज का अपघटन शीघ्रता से होकर, पहले कैसे होता है, शीघ्रता से होता है, और बाद में अपघटन क्रिया कैसे हो जाती है, मंद हो जाती है। अब चौथा आएगा हेमीसेलुलोज के बाद में सेलुलोज। सेलुलोज 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 स्टार्च की तरह सेलुलोज स्टार्च की तरह सेलुलोज सेलुलोज भी ग्लूकोज का बहुलक होता है। ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज एंजाइम द्वारा सेलुलोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर सेलोबायोस बनाता है। सेलोबायोस बनाता है जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये हुआ सेलुलोज। स्टार्च की तरह सेलुलोज भी ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो ग्लूकोज के बहुत अधिक अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सेलुलोज का। तो सेलुलोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर सेलोबायोस बनाता है जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब सेलुलोज के बाद में लिग्निन का विच्छेदन बहुत कम होता है। इसकी संरचना में बेंजोल चक्र होता है। इसकी संरचना में बेंजोल चक्र होता है जिससे यह विभिन्न सह श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है। जिससे यह विभिन्न सह श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है। विभिन्न किससे जुड़ी होती है, सह श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है। इसका विच्छेदन केवल एक्टिनोमाइसिटीज
एक्टिनोमाइसीटीज ही कर सकती हैं। एक्टिनोमाइसीटीज ही कर सकती है किसका? लिग्निन का। अब इसके बाद में 6 आता है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन है तो देखो इसमें क्या लिखेंगे? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड तथा बाद में एमिनो अम्लों में बदल जाती है। बाद में एमिनो अम्लों में बदल जाती है। एमिनो अम्लों से CO2 NH3 कार्बनिक अम्ल अल्कोहल आदि उत्पन्न होते हैं और प्रोटीन का विच्छेदन होता है। और प्रोटीन का विच्छेदन होता है। अब इसको दोबारा से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन में सबसे पहले सरल शर्करा किसका विच्छेदन हुआ था? सरल शर्करा स्टार्च। क्या आता है? शर्करा स्टार्च, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन और प्रोटीन। तो सबसे पहले जो शर्करा थी उसका विच्छेदन तीव्र गति से हुआ था। कैसे हुआ था? तीव्र गति से हुआ था शर्करा का। ठीक है। उसके बाद में सेलुलोज के बाद में हेमिसेलुलोज में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमिसेलुलोज का अपघटन कैसे होता है? शीघ्रता से होकर के बाद में धीरे धीरे अपघटन क्रिया कैसी हो जाती है? बहुत मंद हो जाती है। अब चौथा है हेमिसेलुलोज के बाद में सेलुलोज। स्टार्च की तरह, जैसे स्टार्च होता है उसकी तरह सेलुलोज भी ग्लूकोज का बहुलक है। इसका मतलब होता है ग्लूकोज की अनेक इकाइयों से मिलकर सेलुलोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर किसका निर्माण होता है? सेलुलोज का निर्माण होता है। सेलुलोज भी ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है। सेलुलोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर क्या देता है? सेलोबायोस बनाता है। क्या बनाता है? सेलोबायोस बनाता है, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये हुआ इसका अपघटन या विच्छेदन। इसके बाद में आता है लिग्निन। लिग्निन का विच्छेदन बहुत कम होता है। कैसा होता है? बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो संरचना है उसमें बेंजोल चक्र पाया जाता है। कौन सा चक्र पाया जाता है? बेंजोल चक्र पाया जाता है। इसका मतलब उसकी सह श्रृंखलाओं से ये जुड़ा हुआ है। जिसमें अधिक सह श्रृंखलाएँ होती हैं तो उसे तोड़ना भी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से लिग्निन में क्या पाया जाता है? बेंजोल चक्र पाया जाता है, जिससे यह विभिन्न सह श्रृंखलाओं से जुड़ी रहती है। इसका विच्छेदन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? एक्टिनोमाइसीटीज ही कर सकती है, ना कि कवक, फंजाई, बैक्टीरिया इसका विच्छेदन नहीं कर सकते हैं।
अगला है प्रोटीन। सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रोटीन को पहले किस में चेंज किया जाता है? पॉलीपेप्टाइड। फिर इसके बाद में एमिनो अम्लों में बदल दी जाती है। एमिनो अम्लों से, जो एमिनो अम्ल होते हैं उनसे CO2, NH3, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल आदि उत्पन्न होते हैं और प्रोटीन का क्या हो जाता है? विच्छेदन हो जाता है। अब ये हुआ अपन का कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। अब इसके बाद में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालेंगे, न्यू हेडिंग, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करते हैं? जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। ये आप जानते हैं कि जीवांश पदार्थ हम किसे कह रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ को। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट कारक होता है पादप पदार्थों की प्रकृति। पादप पदार्थों की प्रकृति। सबसे फर्स्ट कौन सा है? पादप पदार्थों की प्रकृति। अब पादप पदार्थों की प्रकृति ये देखेंगे अपन कि पादपों की प्रकृति किस प्रकार की है, कठोर है, नरम है या किस प्रकार की है। जो भी पादप है यदि कठोर है, उसका स्टेम वगैरह जो भी हैं वो कठोर हैं तो वो विच्छेदन की दर को प्रभावित करेंगे, और नरम हैं तो उनका विच्छेदन शीघ्र हो जाता है। तो लिखेंगे पादप पदार्थों की प्रकृति के अंतर्गत पूर्ण परिपक्व पौधों की तुलना में, पूर्ण परिपक्व पौधों की तुलना में सरस या नरम ऊतक वाले, तुलना में सरस या नरम ऊतक वाले, सरस या नरम ऊतक वाले पौधों का विच्छेदन शीघ्र होता है। जो अपन के सरस या नरम पौधे हैं उनका विच्छेदन तीव्र होता है या शीघ्र होता है। नरम या सरस पौधों में, नरम या सरस पौधों में नाइट्रोजन क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन अधिक होने के कारण, नाइट्रोजन अधिक होने के कारण इनका विच्छेदन शीघ्र होता है। पादप पदार्थों की प्रकृति पूर्ण परिपक्व पौधों की तुलना में सरस या नरम ऊतक वाले पौधों का विच्छेदन
शीघ्र होता है, क्योंकि क्यों होता है वो, क्योंकि नरम या सरस पौधों में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण इनका विच्छेदन शीघ्र होता है। ठीक है। दूसरी बात है, यदि पौधा पूर्ण रूप से पका हुआ है, पूर्ण परिपक्व है या कठोर है, तो उसका विच्छेदन शीघ्र गति से नहीं हो पाता है। ठीक है, धीमे धीमे हो पाता है। दूसरी बात आती है मृदा नमी। दूसरी बात है मृदा नमी। मृदा नमी, मृदा में उपयुक्त नमी होने पर शीघ्र विच्छेदन होता है। उपयुक्त नमी होने पर अत्यधिक विच्छेदन होता है। मृदा में उपयुक्त नमी होने पर शीघ्र विच्छेदन होता है। इससे कम या अधिक होने पर विच्छेदन की दर प्रभावित होती है। विच्छेदन की दर प्रभावित होती है। देखो, मृदा में उपयुक्त नमी होगी तो विच्छेदन शीघ्र होगा, जल्दी होगा, और कम या अधिक होगी, विच्छेदन की दर प्रभावित होती है। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो उपयुक्त नमी की मात्रा पर ही अधिक तेजी से अपना कार्य करते हैं। अपना कार्य स्टार्ट करेंगे तो विच्छेदन भी तीव्र गति से हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है वायु संचार। वायु संचार में क्या है, मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा, मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। वायु व ऑक्सीजन पर्याप्त होने पर, वायु व ऑक्सीजन पर्याप्त होने पर विच्छेदन तीव्र गति से होता है। विच्छेदन तीव्र होता है। विच्छेदन तीव्र होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है मृदा ताप। मृदा ताप विच्छेदन प्रक्रिया, मृदा ताप से विच्छेदन की प्रक्रिया, मृदा ताप से अधिक प्रभावित होती है।
सबसे अधिक सूक्ष्म जीव, सबसे अधिक सूक्ष्म जीव 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रियाशील होते हैं। इससे कम या अधिक होगा तो विच्छेदन की दर प्रभावित होगी। अगला है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो विच्छेदन तीव्र होता है। विच्छेदन तीव्र होता है। अगला है पीएच। अगला है छठवां पीएच। मृदा में उदासीन पीएच पर विच्छेदन तीव्र होता है। इससे कम या अधिक पीएच होने पर विच्छेदन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। विच्छेदन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से ये हुआ विच्छेदन। पीएच। अगला है पोषक तत्व। अगला है सातवां पोषक तत्व। मृदा में उर्वरक डालने पर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। पोषक तत्व मृदा में डालने पर विच्छेदन तीव्र होता है। तो ये हुआ आपका जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को, इसका मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं इसमें, उनको ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिससे कि वो सूक्ष्म जीव अपने विच्छेदन की जो क्रिया है उसको ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, या इनका विच्छेदन, जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनका विच्छेदन ये नहीं कर पाते हैं। अब ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद में
पढ़ेंगे कार्बन चक्र। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कार्बन चक्र। इसके बाद है कार्बन चक्र, कार्बन चक्र। ठीक है, अब इसको हम अगली वीडियो में आपके लिए पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको कार्बन चक्र को अगली वीडियो के माध्यम से आपके लिए समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू।